नमस्कार दर्शकों, आप क्रास मोटो चैनल पर हैं। लंबे विराम के बाद ये पहली बड़ी कहानी है। हम आपसे उन मोटरसाइकिलों की बात करेंगे जो कानून व्यवस्था के लिए बनी हैं। फ्रेम में इंजन लगी दोपहिया मशीन पहली बार कब और कहां सेवा में उतरी थी? सोवियत पुलिस किन किन मोटरसाइकिलों का उपयोग करती थी? महामंदी के समय डेट्रॉइट और शिकागो में हार्ले मोटरसाइकिलों पर बख्तरबंद प्लेटें क्यों लगाई गई थीं? BMW की तकनीक कई देशों की एजेंसियों में इतनी लोकप्रिय क्यों है? फ्रांसीसी जेंडार्म्स ने सिट्रोएन इंजन मोटरसाइकिल प्रोजेक्ट कैसे बर्बाद किया? इन सब बातों और भी बहुत कुछ के बारे में आप इस एपिसोड में जानेंगे। मैं आपको पुलिस मोटरसाइकिलों के बारे में कुछ बातें बताने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ये दिलचस्प होगा। आदरणीय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। ऐसी कहानियां तैयार करने में जानकारी इकट्ठा करने, स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर, एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन में काफी मेहनत लगती है। सबसे अच्छा पल तब होता है जब कहानी अपलोड होती है और मैं दर्शकों की प्रतिक्रिया और बढ़ते व्यूज देखता हूं। पर हर वीडियो को एक जैसी किस्मत नहीं मिलती। उदाहरण के लिए आइल ऑफ मैन मोटरेंस के बारे में विस्तार से बनाई गई वीडियो 30-30 हजार व्यूज पर आकर रुक गई। तो चलिए एक बात तय करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड जानकारीपूर्ण और अच्छा लगे तो इसे दोस्तों व जानने वालों से जरूर साझा करें। दोपहिया वाहनों की थीम में रुचि रखने वालों के लिए धन्यवाद। पहली मोटरसाइकिलें 19वीं सदी के अंत में आई थीं। शुरुआत में जैसे हर नई चीज के साथ होता है, ये प्रोटोटाइप और परीक्षण मॉडल थे जिनके सामने दो मुख्य चुनौतियां थीं। पहली, उनकी चलने फिरने की क्षमता जांचना। दूसरी, समाज के मूड को समझना। क्या समाज इस नई चीज के लिए तैयार है या नहीं? मानव इतिहास की पहली सीरियल मोटरसाइकिल हिल्डेब्रांट वुल्फ म्यूलर थी, जिसका निर्माण 1894 से 1897 के बीच जर्मनों ने किया था। भाई हेनरिक और विल्हेल्म हिल्डेब्रांट और एलोएस वुल्फ म्यूलर मोटरसाइकिलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली दूसरी कंपनियां भी जल्द ही सामने आ गईं। 1900 के बाद के वर्षों में मोटरसाइकिल कंपनियां बारिश के बाद उगने वाले मशरूम की तरह सामने आईं और मोटरसाइकिल, जो प्रगति के युग की उपज थी, दिन ब दिन और अधिक लोकप्रिय होती गई। थोड़ी देर के लिए दो पहिया वाहनों से हटकर हम कानून व्यवस्था के इतिहास को याद करते हैं। 19वीं सदी में सख्त पुलिस अधिकारी किस वाहन से चलते थे? अधिकतर वे घोड़ों पर अलग अलग चलते थे। साथ ही कर्मचारियों और अपराधियों के आवागमन के लिए घोड़ा गाड़ी भी इस्तेमाल होती थी। 19वीं सदी भाप का युग थी। भाप का रेल इंजन उस दौर का प्रतीक था और वैसे तो 20वीं सदी की शुरुआत का भी। रेलवे डिब्बों का भी पुलिस इस्तेमाल करती थी, कैदियों को ले जाने या कीमती सामान और हथियारों की ढुलाई के लिए। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में साइकिल लोकप्रिय होने लगी। ये शहर और गांव दोनों जगह गश्त के लिए एक सुविधाजनक और आसान साधन था और करीब उसी वक्त कारें व मोटरसाइकिलें भी आ गईं। कानून व्यवस्था की एजेंसियां, जिनके पास वैसे भी पैसे की कमी नहीं थी, तकनीकी नवाचारों को नजरअंदाज नहीं कर सकीं, क्योंकि इनके सहारे अपने कर्तव्य निभाना ज्यादा आसान, तेज और सुविधाजनक हो जाता। थोड़ा विषय से हटकर है, लेकिन क्या आप जानते हैं पहली बार पुलिस में कार कब और कहां आई थी? यह अमेरिका में हुआ था, ओहायो राज्य के एक्रोन शहर में सन 1899 में। ये 4 पहिया इलेक्ट्रिक कार गश्त के लिए इस्तेमाल होती थी। यह गाड़ी 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती थी और इसकी रेंज 48 किलोमीटर थी। पहले ड्राइवर लुइस म्यूलर बने और पहला काम था एक शराबी को एक्रोन शहर की सड़क से उठाना। जहां तक सेवा में मोटरसाइकिल के पहले इस्तेमाल की बात है, तो ज्यादातर स्रोत मानते हैं कि सबसे पहले
हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिलें ही सेवा में आई थीं। सन 1908 में इस कंपनी की 4 मोटरसाइकिलों का एक बैच डेट्रॉइट पुलिस विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से खरीदा गया था। इसी साल इलिनॉय राज्य के एवंसैटन शहर के पुलिस विभाग ने गश्त के लिए एक्सेलेसियर हेंडरसन मोटरसाइकिल खरीदी थी। 1909 में कई विभागों में इंडियन मोटरसाइकिलें दिखीं। कुछ स्रोतों के अनुसार सेवा में पहली मोटरसाइकिल भी इंडियन थी। हेडस्ट्रॉम और हैंडी की डिजाइन वाली 2 पहिया मशीन न्यूयॉर्क पुलिस ने 1907 में खरीदी थी। पुलिस कर्मियों ने मोटरसाइकिल में एक महत्वपूर्ण उपकरण देखा जो उसकी गति और गतिशीलता से अपराध से लड़ने में मदद करता था। जल्द ही पूरे अमेरिका के अन्य पुलिस विभागों ने भी इसका अनुसरण किया और 2 पहिया वाहन खरीदना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल निर्माताओं को सरकारी ऑर्डरों से अच्छा मुनाफा और वित्तीय स्थिति सुधारने का मौका मिला। पहला आधिकारिक मोटो पेट्रोल एक अलग इकाई के रूप में कैलिफोर्निया के बर्कले में 1911 में पुलिस विभाग के प्रमुख ऑगस्ट फोल्मर द्वारा स्थापित किया गया था। बर्कले में पहली बार मोटरसाइकिल पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग की आवश्यकताएं तय हुई थीं। हार्ले डेविडसन और इंडियन मोटरसाइकिलों पर ड्यूटी के सामान के लिए अतिरिक्त चमड़े के साइड बैग लगाए गए थे। देखिए स्थिति क्या है। यह असंभव नहीं है कि 1907 में इंडियन की डिलीवरी और 1908 में सेवा में हार्ले के आने से पहले न्यूयॉर्क पुलिस में यह हुआ हो। कुछ कानून के रखवाले निजी मोटरसाइकिलें इस्तेमाल करते थे। पुलिसकर्मी मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल सबसे पहले ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने और एस्कॉर्ट वाहन के रूप में करते थे। सेवा में इस्तेमाल तकनीक के लिए कई शर्तें थीं, जिनमें सबसे जरूरी मोटरसाइकिल की अच्छी गतिशीलता थी, ताकि सड़क पर मौजूद किसी भी वाहन का सफलतापूर्वक पीछा किया जा सके और गंतव्य स्थान पर जल्दी पहुंचा जा सके। इसी वजह से पुलिस का चुनाव तब भी और आज भी ज्यादातर बड़ी क्षमता और शक्तिशाली तकनीक पर ही होता है। एजेंसियों को मोटरसाइकिल इस्तेमाल शुरू करते ही समझ आ गया था कि स्टाफ को एक्सट्रीम ड्राइविंग, तकनीक देखभाल और मरम्मत की ट्रेनिंग जरूरी है। धीरे धीरे मोटरसाइकिल को खास उपकरणों से लैस करने की मांगें बढ़ती गईं। आजकल इसमें खास साउंड सिग्नल, लाइट सिग्नल, फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग के साधन, वायरलेस सेट, नेविगेशन आदि शामिल हैं। शायद पेट्रोल मोटरसाइकिल के लेदर बैग्स छोड़ दें तो सबसे पहला आविष्कार स्पीडोमीटर की सुई लॉक करने वाला यंत्र था। इसकी जरूरत क्यों थी? पुलिसकर्मी स्पीड लिमिट तोड़ने वालों का पीछा करते हुए अपनी गाड़ी की स्पीड बराबर कर स्पीडोमीटर की सुई लॉक कर देता था और गिरफ्तारी के बाद उसी सुई की पोजीशन के आधार पर कार्रवाई करता था। ऐसे दिखाया जा सकता था, देखो तुम सड़क पर 40 मील प्रति घंटा तेज भाग रहे थे, मैं चालान काटूंगा, जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा एक शुरुआती आविष्कार था विशेष ध्वनि संकेतक, जो मैकेनिकल ड्राइव से चलता था। यहां इन दृश्यों में हम ऐसे ही एक उपकरण को देख सकते हैं। यह साइकिल के डायनामो की तरह पहिए के टायर से चलाया जाता है। अमेरिका के बाद पुलिस में मोटरसाइकिलें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि देशों में भी दिखने लगीं। शुरुआत में तकनीकी रूप से उन्नत देशों में, उदाहरण के लिए फ्रांस में यह 1910 में हुआ, जबकि ब्रिटेन में आधिकारिक रूप से 1921 में। बाद में वे देश भी जिनके पास मोटरसाइकिल बनाने की क्षमता नहीं थी, इसकी सराहना करने लगे। जैसे मैक्सिको में मोटरसाइकिल पुलिस का प्रदर्शन 1937 में या ऑस्ट्रेलिया में 30 के दशक के मध्य में। यहाँ आप जानते हैं, मोटरसाइकिलों के इस्तेमाल का एक और काफी महत्वपूर्ण मानदंड था जलवायु। उन इलाकों में जहां सर्दी, खास तौर पर बर्फ और अच्छी खासी ठंड के साथ या तो बिल्कुल नहीं होती थी या बहुत कम समय के लिए होती थी, वहां सेवा में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल वाजिब था। उन देशों में जहां आधा साल बाहर सर्दी रहती है, वहां कार या पुराना अच्छा घोड़ा ज्यादा पसंद किया जाता था, क्योंकि आधे मीटर की बर्फ में घोड़ा मोटर गाड़ियों से ज्यादा आसानी से निकल जाता था। एक और महत्वपूर्ण मानदंड जो यह तय करता है कि शांति काल में कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाएगी, वह है उस समय देश की आर्थिक स्थिति। यह सब सीधा है। मोटरसाइकिल कार से सस्ती है क्योंकि उसमें कम सामग्री व मेहनत लगती है। उदाहरण के लिए
युद्ध के बाद की यूरोप 40, 50 और 60 के दशक की शुरुआत में, युद्ध के बाद के सोवियत संघ आदि में मोटरसाइकिल आंतरिक विभाग और सड़क व्यवस्था में आम थी। फायर ब्रिगेड के पास भी मोटरसाइकिलें थीं, जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। इस अध्याय में हम अमेरिका के पुलिस मोटरसाइकिलों के इतिहास को छुएंगे और ये शायद पुलिस सेवा में मोटरसाइकिलों के इतिहास का सबसे रोचक अध्याय है। पिछले अध्याय में बताया गया था कि अमेरिका में सबसे पहले दो पहिया वाहन पुलिस सेवा में आया। न्यूयॉर्क में 1907 में इंडियन और एक साल बाद डेट्रॉइट में हार्ली डेविडसन। 20वीं सदी का पहला दशक अमेरिका में कारों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की शुरुआत के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए हमें हेनरी फोर्ड और उनकी असेंबली लाइन विधियों का धन्यवाद करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से कार अब विलासिता की वस्तु नहीं रही। फोर्ड मॉडल्स के बढ़ते उत्पादन से वे सस्ती होती गईं। उदाहरण के लिए फोर्ड मॉडल टी 1908-1910 में $825-850 का था, जबकि 1917 में इसकी कीमत सिर्फ $350 रह गई थी। सड़कों पर वाहनों की संख्या काफी बढ़ गई थी। समझने के लिए ये रहे कुछ आंकड़े। अमेरिका में ट्रकों और कारों की कुल संख्या 1900 में 8,000 से बढ़कर 1913 में 12,58,000 हो गई थी। इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों और गति सीमा के उल्लंघन, सड़क दुर्घटनाओं और सड़कों पर मौतों की संख्या भी कई गुना बढ़ गई। और इस स्थिति पर कुछ हद तक सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अधिकारियों ने ट्रैफिक पुलिस की संख्या बढ़ाने और उनके विभागों का बड़े पैमाने पर मोटरीकरण करने का फैसला किया। सन 1910 में सेवा में मोटरसाइकिलों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी और ये सिर्फ दो सबसे प्रसिद्ध अमेरिकी मोटरसाइकिल ब्रांडों के मॉडल ही नहीं थे। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में दो पहिया वाहनों के कई निर्माता थे, जिनमें से अधिकांश महान मंदी का सामना नहीं कर सके। पुलिस विभागों के गैराजों में एसीई, एक्सेलेसियर, पियर्स, हेंडरसन आदि की मोटरसाइकिलें देखी जा सकती थीं। पुलिस वालों को हेंडरसन की इनलाइन 4 मोटरसाइकिलें खास पसंद आईं। ये एक मजबूत और बहुत ही भरोसेमंद मशीन थी। 968 घन सेंटीमीटर, 7 हॉर्स पावर और शुरुआती मॉडलों में अविश्वसनीय रूप से लंबा व्हील बेस, जो कि 1650 मिलीमीटर था। सन 1914 में पहली विश्व युद्ध शुरू हुई थी। शुरुआत में अमेरिका तटस्थ रहना चाहता था, लेकिन कई घटनाओं के कारण 6 अप्रैल 1917 को कांग्रेस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। अमेरिका ने तुरंत ही सहयोगी देशों को आर्थिक और नौसैनिक सहायता का दायरा बढ़ा दिया और मोर्चे पर युद्ध में शामिल होने के लिए एक अभियान दल की तैयारी शुरू कर दी। उद्योग ने सेना को बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलें उपलब्ध कराईं और युद्ध समाप्त होने के बाद बची हुई बहुत सी मोटरसाइकिलें पुलिस को सौंप दी गईं। वहां ये अभी भी काम आएंगी, क्योंकि डाकुओं के खिलाफ युद्ध छिड़ने वाला था। अमेरिका के इतिहास में एक ऐसा दौर था जिसे शराबबंदी कहा जाता है, जो 1920 से 1933 तक चला। क्या आपको लगता है उस समय लोग यूं ही शराब छोड़कर आज्ञाकारी बन गए? ऐसा नहीं था। लोगों ने इस प्रतिबंध को अनदेखा किया, जिससे बूटलेगर गतिविधि शुरू हुई। शराब चोरी छुपे बनाई और विदेशों से तस्करी की गई। हथियारबंद गिरोहों ने अवैध धंधे को नियंत्रित किया और दूसरी तरफ पुलिस वाले थे। ये एक असली जंग थी और देश के संवेदनशील इलाकों में ऐसी पुलिस मोटरसाइकिलें दिखती थीं जिनमें ड्राइवर व साइड कार यात्री के लिए बख्तरबंद ढाल होती थीं। सब कुछ गंभीर था। अपराध से रोज लड़ाई के साथ बहादुरी के कारनामों की भी जगह थी। उदाहरण के लिए मोटो पेट्रोल अधिकारी थॉर्नटन एडवर्ड्स इंडियन पर और स्टैनली बेकर हार्ले और डेविडसन पर 12 मार्च 1928 की शाम को ड्यूटी पर थे, जब कैलिफोर्निया पर अमेरिका के इतिहास की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक आई थी। आधी रात के थोड़ी देर बाद वेलेंसिया नदी के ऊपर 36 किलोमीटर दूर हाल ही में बनी सेंट फ्रांसिस डैम ढह गई। पानी की विनाशकारी लहर सीधे सांता पाउला शहर की ओर बढ़ गई। स्थानीय पुलिस विभाग को डैम टूटने के तुरंत बाद आने वाले खतरे के बारे में पता चला। थॉर्नटन और बेकर ने 3 घंटे तक सांता पाउला में मोटरसाइकिलों से घूमकर निवासियों को शहर खाली करने की सूचना दी। कहानी के मुताबिक उस रात थॉर्नटन की मोटरसाइकिल में पानी भर गया, जिससे उसे मरम्मत करानी पड़ी। इन दोनों अधिकारियों की कार्रवाई से कई निवासियों को निकाला गया
और हताहतों की संख्या घटी। एक दिलचस्प बात यह है कि 1920 के दशक का एक वीडियो है जिसमें मोटरसाइकिल और साइडकार में पिंजरा दिखता है। पुलिसकर्मी नियम तोड़ने वाले को कार में रोककर हिरासत में लेकर थाने पिंजरे में ले जाता है। तो बात यह है कि यह एक हास्यपूर्ण नाटक है। यह स्पष्ट है कि सलाखें नकली हैं और सफेद कुर्सी पास की टेरेस से ली गई है। इसके अलावा इसमें कोई तर्क भी नहीं है। गिरफ्तार व्यक्ति पिंजरे में रहते हुए कानून के रखवाले को मोटरसाइकिल चलाने में परेशान कर सकता है और चाबी या सरकारी हथियार भी चुरा सकता है। मैं थिएटर की आरामदायक सीटों पर बैठे किसी अच्छे इंसान को समन नहीं भेजना चाहता। मैं अपनी मोटर बाइक स्क्रीन के बीचों बीच ले आया हूं। हार्ले और डेविडसन कंपनी के अनुसार 1920 के दशक के अंत तक 3000 से अधिक पुलिस विभागों और सरकारी संस्थानों ने इस ब्रांड की मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया। 1929 की महामंदी ने निर्माताओं पर बहुत बुरा असर डाला। हर साल बिक्री गिरती जा रही थी और कई कंपनियां बंद हो गईं। संकट के बाद सिर्फ अमेरिका के 3 बड़े मोटरसाइकिल निर्माता बचे, एक्सेल्सियर, इंडियन और हार्ली डेविडसन। इनमें से आखिरी 2 कंपनियों ने अपने मोटरसाइकिलों का पुलिस और सरकारी संस्थाओं में आक्रामक मार्केटिंग करके और देश में सड़क सुरक्षा अभियानों में भाग लेकर खुद को टिकाए रखा। उस दौर में पुलिस वालों ने हार्ली की 2 पहिया साइडकार वर्जन और 1931 में आया 3 पहियों वाला सर्वी भी खूब इस्तेमाल किया। 30 के दशक में औसत अमेरिकी पेट्रोलिंग पुलिस वाला हर मौसम में मोटरसाइकिल से साल में लगभग 1 लाख किलोमीटर चलता था। उस समय सड़कों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। कच्ची सड़कें, कीचड़, गड्ढे और अन्य इंड्यूरो राइडर के सपने देश के 80% हिस्से में हावी थे। दूसरे विश्व युद्ध से पहले पुलिस के हार्ले गहरे नीले रंग के होते थे। 1951 से इन्हें खास गहरे सिल्वर रंग में रंगा जाने लगा। दूसरे विश्व युद्ध में हार्ले डेविडसन ने अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि वे भरोसेमंद आर्मी मोटरसाइकिल WLA 42 बना सके। इंडियंस को इतनी किस्मत नहीं मिली और 1953 तक वे दिवालिया हो गए। अमेरिका 50-60 के दशक में आर्थिक रूप से बढ़ रहा था और अपराध 20 के दशक से कम था, लेकिन सड़कों पर स्थिति कहीं नहीं गई बल्कि और भी खराब हो गई। सड़क पर चलने वालों, इंजन की क्षमता, गति और साथ ही दुर्घटनाओं व मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। इस आग में घी डालने का काम युवाओं ने किया, जिन्हें तकनीक तक पहुंच मिल गई थी। युवाओं की फितरत हर जगह लगभग एक सी होती है। उन्हें बस एक दूसरे से आगे बढ़ने का मौका चाहिए, जैसे रफ्तार में। अमेरिकी युवाओं के पास भी कई पुरानी टूटी गाड़ियां थीं, जिनसे वे हर जगह रेस करते थे। स्वाभाविक है, इसके लिए वे ट्रैक या स्टेडियम नहीं जाते थे, बल्कि ये सब कुछ आम सड़कों पर ही करते थे। गश्ती मोटरसाइकिल सवारों की जिम्मेदारी थी दुर्घटनाएं रोकना, गति सीमा नियंत्रित करना और सड़क पर रेस लगाने वाले युवाओं की भीड़ को तितर-बितर करना। इसी उद्देश्य से कई शहरों में विशेष मोटरसाइकिल दस्ते बनाए गए थे। आमतौर पर उन्हें बहुत साधारण नाम दिए जाते थे, ट्रैफिक एनफोर्समेंट या मोटरसाइकिल यूनिट्स, लेकिन कुछ शहरों में उनके लिए वाकई आकर्षक नाम चुने गए। जैसे, आपको कैसा लगा पिट्सबर्ग हॉट रॉड स्क्वाड? इन दस्तों में सबसे प्रसिद्ध था टेनेसी येलो जैकेट्स। पुलिस वाले चमकीले पीले रंग की हार्ले पर चलते थे, जिन पर सामान्य पुलिस मार्किंग के साथ साथ विंडशील्ड पर अतिरिक्त पीले स्टिकर भी लगे होते थे। अफसर काले चमड़े के मोटरसाइकिल बूट, पीली पट्टी वाली काली पैंट, काले पॉकेट फ्लैप्स वाली पीली शर्ट और काला टाई पहनते थे। मौसम के हिसाब से वे काली किनारी वाली पीली जैकेट भी पहनते थे। टेनेसी येलो जैकेट्स यूनिट केवल 6 महीने तक ही रही और फिर इसका पुनर्गठन कर दिया गया, लेकिन इसने एक अमिट छाप छोड़ दी। इसमें सेवा देने वाले अफसर कई सालों तक विशेष यूनिफॉर्म पहनते रहे और पीली मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते रहे, और कई अन्य यूनिट्स ने भी इस स्टाइल की नकल की। हार्ले पर पुलिस वाले की छवि अमेरिकी स्टाइल की आइकॉन और उस दौर का प्रतीक बनी, और 60 के दशक के मध्य तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि वे विदेशी निर्मित मोटरसाइकिलों पर सवार होंगे। घरेलू बाजार में एकमात्र मोटरसाइकिल निर्माता की एकाधिकार स्थिति ने उसे बिगाड़ दिया। तकनीकी नवाचार बहुत धीमी गति से लागू हो रहे थे, जिससे कई विदेशी ब्रांड्स कई मामलों में हार्ली डेविडसन से आगे निकल गए। 60 के दशक में BMW की मोटरसाइकिलें अमेरिका आईं और जल्द ही
सेवा में हार्ले डेविडसन की जगह लेने लगीं। इटालियन कंपनी मोटो गुज ने 60 के दशक के उत्तरार्ध में बड़े वी ट्विंस बनाए, जिन्हें पुलिस वालों ने इतना पसंद किया कि कैलिफोर्निया में भी सेवा में लिया गया। और फिर क्षितिज पर जापानी भी नजर आ रहे थे। वे आत्मविश्वास के साथ अमेरिकी बाजार में प्रवेश कर रहे थे। जैसे ही जापान की बड़ी 4 कंपनियों की अच्छी इंजन क्षमता और ताकत वाली मोटरसाइकिलें आईं, वे कानून व्यवस्था एजेंसियों के लिए दिलचस्प बन गईं। 70 के दशक तक पुलिस के जापानी मोटरसाइकिलों की हिस्सेदारी बहुत कम थी। पुलिस की जरूरतों के लिए सबसे पहले होंडा CB 450 और 750 को बदला गया था। Honda CB 750. स्टॉक सीरियल मोटरसाइकिलों पर विशेष पुलिस उपकरण लगाए गए, तेज सायरन, 2 चमकदार लाइटें और एक बैग जिसमें रेडियो और आपातकालीन किट रखा जा सके। 70 के अंत और 80 की शुरुआत तक कानून व्यवस्था की सुरक्षा में जापानियों ने हार्ले डेविडसन और BMW को पीछे छोड़ दिया था। सन 1975 में कावासाकी ने Z1 900 मॉडल के लिए एक विशेष किट जारी किया, जो उसे पुलिस मोटरसाइकिल में बदल देता था। इसके बाद उन्होंने पुलिस विभागों के लिए सीरियल मॉडल्स का उत्पादन शुरू किया। इन सभी को विंडशील्ड, साइड बॉक्स, फ्लैशिंग लाइट्स, सायरन और रेडियो संचार से लैस किया गया था। सबसे लोकप्रिय मॉडल 1982 में जारी किया गया कावासाकी के Z1000P पुलिस था, जिसे KZP भी कहा जाता है। ये मॉडल अमेरिका के नेब्रास्का राज्य के लिंकन शहर में स्थित फैक्ट्री में बनाया गया था। कुछ मामूली बदलावों के साथ अधिकतम एकरूपता के लिए यह मॉडल 2005 तक बनाया गया था। अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में पुलिस अधिकारी कावासाकी को पसंद करते थे, जबकि पूर्वी हिस्से में वे पारंपरिक हार्ले पर ही भरोसा करते रहे। BMW दोनों ओर महाद्वीप के दोनों तरफ अपेक्षाकृत समान रूप से लोकप्रिय थे। पिछले 10-15 वर्षों में फिर से सेवा में हार्ले डेविडसन की लोकप्रियता बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई है। अगर 90 के दशक में केवल 400 अमेरिकी पुलिस विभागों में इस ब्रांड की मोटरसाइकिलें थीं, तो आज वे 3400 विभागों में सेवा दे रही हैं। ये अमेरिकी ब्रांड की मोटरसाइकिलों में नई तकनीकों, अधिक शक्ति, गति और बेहतर नियंत्रण से मेल खाता है। आज अमेरिका में लगभग 80% आधुनिक पुलिस मोटरसाइकिलें हार्ली हैं। विदेशी मॉडलों में आजकल पुलिस विभागों में कावासाकी कॉनकोर्स 14 भी मिलती है। 2009 से सेवा में 2 संस्करण आए, कॉनकोर्स 14P और पुलिस 1400, एनफोर्स्टर BMW R1200 RT व होंडा ST 1300। Forstner, BMW R1200 RT и Honda ST 1300. Однако कावासाकी डीलरों ने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खराबियों के कारण 267 मोटरसाइकिलों की मरम्मत के लिए सेवा से हटने पर नए कॉनकोर्स 14P का उत्पादन बंद कर दिया। इसके अलावा पुलिस के गराजों में थोड़ी मात्रा में विक्टोरी की गाड़ियां भी देखी जा सकती हैं। विशेष रूप से फ्लोरिडा राज्य के डेटोना बीच विभाग में कुछ यामाहा मोटरसाइकिलें और मोटो गुजी की कैलिफोर्नियन 1400 और नॉर्गे 1200 मॉडल की मोटरसाइकिलें भी हैं। पिछले दशकों में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें सेवा में शामिल की जा रही हैं। करीब 100 से ज्यादा विभाग जीरो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर जीरो ही क्यों और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें क्यों? ये कुछ खास परिस्थितियों में इलेक्ट्रिक वाहनों के कई फायदों की वजह से है, जैसे कि किसी पार्क, शहरी इलाके आदि में गश्त के दौरान। जीरो हल्का है और शहरी इलाकों के साथ साथ ऑफ रोड इलाकों में भी आसानी से चल सकता है। कम आवाज अधिकारियों को संदिग्धों के पास चुपचाप पहुंचने में मदद करती है। फिर भी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की अपनी कुछ कमियां भी हैं। उदाहरण के लिए, अगर हाईवे पर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछा किया जाए तो बैटरी 100 किलोमीटर से भी कम दूरी में खत्म हो जाएगी। इसी कारण हाईवे पर पेट्रोल वाले दैत्य अभी हावी रहेंगे। इस अध्याय में हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर चर्चा करते हुए बताना जरूरी है कि करीब 45 देशों में कंपनी की गाड़ियां पुलिस सेवा में इस्तेमाल हुई हैं। इसका सुनहरा दौर 40 से 60 के दशक तक था, जब तक जापानी तकनीक का बूम नहीं आया। चिली में उदाहरण के लिए 1940 के दशक में इस तरह की बख्तरबंद मॉडल यू का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें 74 का इंजन लगा हुआ था। साइडकार में तीसरी कैलिबर मशीनगन के लिए जगह थी। लैटिन अमेरिका के कई अन्य देशों में, साथ ही कनाडा, इटली, ऑस्ट्रिया, लेबनान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी अलग अलग समय पर हार्ले डेविडसन चलाए जाते थे।
उम्रदराज दर्शकों को सोवियत संघ के दौर की यादें होंगी, जब वे या उनके परिचित वॉस्खोद इज मोटरसाइकिलों पर घूमते थे और पुलिस वाले चाचा वास्या ओराल मोटरसाइकिल व साइडकार से पीछा करते थे। अब समय है कि हम सोवियत संघ और पोस्ट सोवियत क्षेत्र में सेवा में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिलों पर चर्चा करें। रुकिए, शुरुआत रूसी साम्राज्य से ही होनी चाहिए। रूस में पहली मोटरसाइकिलें विदेशों में सीरियल प्रोडक्शन शुरू होने के कुछ साल बाद 19वीं सदी के अंत में आई थीं और पहली दो पहिया मोटर वाली मशीन, जिसका नाम रस्सिया था, 1899 में रीगा फैक्ट्री में बनाई गई थी। वो लाइसेंस पर बनी थी, जो वर्नर भाइयों से खरीदी गई थी, जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिल फ्रांस में बनाई थी। क्रांति से पहले मॉस्को के डुक्स कारखाने में मिश्रित सफलता के साथ मोटरसाइकिल बनती थीं। हालांकि रूसी साम्राज्य में मोटरसाइकिल पहले से मौजूद थी, लेकिन ये आम नहीं थी। ऐसी तकनीक केवल अमीर लोग या सरकारी विभाग ही खरीद सकते थे। सन 1914 से 1917 तक रूसी सेना में कुल 15,440 मोटरसाइकिलें आईं, जो मुख्य रूप से विदेशी निर्माण की थीं। ये तकनीक अकेले या साइडकार के साथ भी इस्तेमाल होती थी। उस समय की कई तस्वीरें हैं, लेकिन पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल के इस्तेमाल का कोई उल्लेख नहीं मिलता। कारों के बारे में बात करें तो रूस में पहली सरकारी कार 1896 में आई थी। ये एक स्वचालित फ्रांसीसी ब्रांड पानार और लेवासोर की कार थी, जिसे परिवहन मंत्री, ऑटोमोबाइल के प्रसिद्ध उत्साही राजकुमार मिखाइल इवानोविच खिल्को के विशेष आदेश पर खरीदा गया था। गृह मंत्रालय के लिए पहली बार कार 1903 में खरीदी गई थी। हालांकि उच्च अधिकारी मोटर गाड़ियां जल्दी नहीं अपना रहे थे, क्योंकि पुलिस पैदल और घोड़ों पर काम संभाल रही थी। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होते ही अधिकांश सरकारी वाहन और उपकरण सेना को दे दी गई थी। सन 1917 में क्रांति हुई और गृह युद्ध, हस्तक्षेपकारियों को बाहर निकालने और कई अन्य घटनाओं के बाद 30 दिसंबर 1922 को सोवियत संघ का गठन हुआ। 20वीं सदी के मध्य तक सोवियत संघ ने अपने देश में मोटरसाइकिल और कारों के उत्पादन पर गंभीरता से विचार शुरू कर दिया था। जब अमेरिका में पुलिस हार्ले और इंडियन मोटरसाइकिलों से बूटलेगरों का पीछा कर रही थी, तब सोवियत संघ ने अभी अपनी दो पहिया गाड़ियां बनाना शुरू नहीं किया था। पुलिस और सड़क यातायात नियंत्रण विभागों ने पहली मोटरसाइकिलें 1920 के दशक के अंत और 1930 की शुरुआत में खरीदी थीं, जो थोड़ी संख्या में जर्मन BMW R11 थीं। कुछ समय बाद एनकेवीडी की इकाइयों और पुलिस में PMZ A750 मोटरसाइकिलें आईं, जिन्हें 1935 से 1939 तक पोडोल्स्क मैकेनिकल फैक्ट्री पोर्ट मॉस्कोविये में बनाया गया था। इसका मतलब है कि हमारे देश के कानून व्यवस्था के रक्षक BMW से शुरू हुए थे और सीधे कहें तो लगभग 100 साल बाद फिर से उसी BMW पर लौट आए हैं। वास्तव में मोटरसाइकिलें शांतिकाल की सेवा में बड़े पैमाने पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही आईं। इन मोटरसाइकिलों में से कई ने कल तक युद्ध के मिशन पूरे किए थे और अब पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जा रही थीं। इनमें हार्ले, ट्रॉफी में मिली मोटरसाइकिलें और देशी M70-72 भी शामिल थीं। 1945 में पुलिस और एनकेवीडी दस्तों के पास करीब 5000 हार्ले मोटरसाइकिलें थीं। 40 के दशक के अंत में सड़कों पर हलचल बढ़ी। कार और मोटरसाइकिलों की संख्या भी बढ़ने लगी। हालांकि कारें तब भी लग्जरी थीं। इस सब पर नियंत्रण रखना जरूरी था। सेवा में मशीनों की संख्या बढ़ रही थी और लैंड लीज या युद्ध में मिली विदेशी मशीनों की जगह अब देशी EM-72 और IJ-49 ले रही थीं। 1953 तक पुलिस की मोटरसाइकिल लगभग किसी भी रंग में देखी जा सकती थी। व्यवस्था तब आई जब गृह मंत्रालय के आदेश से पुलिस की कारों और मोटरसाइकिलों के रंग को मानकीकृत किया गया। इसी समय पहली रंग योजना आई, जिसमें मुख्य रूप से नीला रंग था और उस पर लाल पट्टियां थीं। इस दौरान सेवा में कई मॉडल बदले, पर मुख्य रूप से ये इर्बिद के उराल थे। पुराने मोटरसाइकिलों को जल्दी से बाहर नहीं किया गया और नए मॉडल कानून व्यवस्था की एजेंसियों में बेतरतीब ढंग से आते रहे और हर क्षेत्र में अपनी अपनी मोटरसाइकिलें याद रहीं M61, M62, M63, K750 और अन्य, जो कई दशकों तक अच्छी तरह से सेवा करती रहीं। हाँ देखो, फिर वही बैटरी की समस्या है। मैंने पहले ही कहा था, पुरानी बैटरी के साथ ये कोई जिंदगी नहीं है। 50 के दशक के अंत और 60 के दशक की शुरुआत में मोटरसाइकिलों को खासतौर पर पुलिस के काम के लिए तैयार किया जाने लगा,
जिनमें अतिरिक्त उपकरण जैसे वॉकी टॉकी, सायरन और लाइट्स लगाई जाती थीं। साथ ही कुछ पुर्जों में भी बदलाव किए जाते थे। कुछ उराल मोटरसाइकिलों में अधिक पावर वाले जनरेटर लगाए जाते थे ताकि सभी इलेक्ट्रिक उपकरण चल सकें। इसके अलावा इस खास तकनीक में इंजन की ताकत बढ़ाने की कोशिश की जाती थी और असेंबली भी कुछ हद तक बेहतर क्वालिटी की होती थी। इन मोटरसाइकिलों को फैक्ट्री में नाम के साथ आमतौर पर पे इंडेक्स दिया जाता था, जो पेट्रोल दर्शाता था, जैसे IMZM 62 पे। 60 के दशक में गृह मंत्रालय के आदेश पर एयरबिट में पेट्रोलिंग के लिए तेज और ताकतवर मोटरसाइकिल विकसित की गई। स्वाभाविक है, उस समय और तकनीक के हिसाब से सोवियत संघ की सड़कों पर चलने वाली चीजों को पकड़ना पड़ता था, जो USSR में आम थीं। मोटरसाइकिल सिंगल की गति के लिए 150 किलोमीटर प्रति घंटा और साइडकार के साथ 120 किलोमीटर प्रति घंटा की मांग रखी गई थी। इसी तरह IMZM 100 अस्तित्व में आया। मानकों को पूरा करने के लिए मोटरसाइकिल में फेरिंग लगाई और इंजन क्षमता 1040 घन सेंटीमीटर बढ़ाई गई। кубических объема. मोटरसाइकिल शुरुआती परीक्षणों में अपेक्षित गति नहीं पा सकी। बाद में इंजन को अधिक शक्तिशाली और सक्षम बनाने के लिए सुधार हुए। आखिरकार इंजन से अधिकतम 50 हॉर्स पावर की शक्ति प्राप्त की गई, लेकिन यह तभी संभव था जब संपीड़न अनुपात बहुत अधिक हो और पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 85 से कम न हो, जो 60 के दशक में बहुत दुर्लभ था। विकास के एक चरण पर टायरों के घिसने की समस्या आई। आखिरकार 3 M100 नमूनों ने अंतर्विभागीय परीक्षण सफलतापूर्वक पास कर लिए और साइडकार के साथ 12 मोटरसाइकिलों की पहली खेप तैयार की गई। लेकिन फिर परियोजना को बढ़ावा नहीं मिला और EMZ, जिसके पास छोटा कारखाना नहीं था, साल में 1500 EM100 बनाने को तैयार नहीं था। इसके अलावा लगभग समान गति वाले परिणाम M63P मॉडल पर भी हासिल किए गए, जिसे बनाना कहीं ज्यादा आसान और सबसे महत्वपूर्ण सस्ता था। दस्तावेज और रिपोर्टें अभिलेखागार भेजी गईं और EM100 परियोजना चुपचाप खत्म हो गई। 60 के दशक के अंत में पुलिस कारों और मोटरसाइकिलों की पेंटिंग फिर बदली। अफवाहों के अनुसार नीले लाल रंग योजना को पीले नीले में बदलने का कारण सड़कों पर ट्रैफिक का घना होना और दृश्यता बढ़ाने की आवश्यकता थी। यही रंग योजना बाद में सबसे प्रसिद्ध और पूरे सोवियत पश्चात क्षेत्र के सभी पुनर्स्थापकों की सबसे पसंदीदा बन गई। भारी मोटरसाइकिलों के अलावा सेवा में कभी-कभी अन्य सोवियत मोटर तकनीक भी देखी जा सकती थी। उदाहरण के लिए यहाँ GAI की सेवा में तुला स्कूटर है, 2 पहियों पर। पुलिस के लिए एक नया युग 70 के दशक में शुरू हुआ, क्योंकि उसी समय सोवियत ट्रैफिक नियमों में गति सीमा लागू की गई थी। इस दौरान सड़कों पर ऐसी मोटरसाइकिलें दिखीं जिन्हें गश्ती पुलिसकर्मी बिना साइडकार के पकड़ना मुश्किल था। यह बात IJ प्लानेटा स्पोर्ट और नई जावा सीरीज की हो रही है, जो मॉडल 634 से शुरू होती है। ऐसे ही उल्लंघनकर्ताओं से निपटने के लिए राजधानी की GAI में एक विशेष मोटो बटालियन बनाई गई, जिसे बाद में मोटोबट के नाम से जाना गया। यूरल सेवा में बनी रहीं और GAI कर्मचारी उनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन मोटोबट के कर्मचारी ज्यादा एलीट माने जाते थे। वैसे इन्हीं के लिए 1973-1975 के दौरान बिल्कुल नए 900 सीसी के BMW R90 खरीदे गए थे। यही समय आधुनिक मोटोबट के इतिहास की शुरुआत माना जा सकता है। 80 के दशक के मध्य तक जब सरकारी कारें लग्जरी नहीं रहीं, तो बड़े शहरों की राज्य यातायात निरीक्षण सेवा में मोटरसाइकिलें लगभग हटा दी गईं। हालांकि राजधानी का मोटोबट अब भी मुख्य रूप से विदेशी गाड़ियों पर चलता था। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में मोटरसाइकिल सेवा में बनी रही। 90 के दशक की शुरुआत में इतिहास का नया अध्याय शुरू हुआ। 1990 में सभी गाई की गाड़ियों की रंग सज्जा बदली गई। पीले की जगह मुख्य रंग सफेद हो गया, जिसमें नीले तत्व और लिखावट थीं। 1998 में गाय का नाम बदलकर गिबद्दी रखा गया, लेकिन 25 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी गाई नाम आम बोलचाल में अब भी प्रचलित है। उस समय गहरे आर्थिक संकट के बीच कर्मचारी देशी मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते थे, जिनमें आइज जुपिटर 5 और उराल शामिल थे, और बाद में 2000 के शुरुआती वर्षों में आइज यंकर का भी इस्तेमाल हुआ। मोटो बटालियन हमेशा अपनी परंपराओं और BMW की तकनीक के प्रति वफादार रहा। विदेशी और देशी मोटरसाइकिल उद्योग में अंतर बढ़ने से ईजी और उराल को 2000 के दशक में राजधानी से हटा दिया गया और इन मोटरसाइकिलों को हाल ही तक
केवल क्षेत्रों में ही देखा जा सकता था। राजधानी के GIBDD विभागों ने मोटोबट के बाद जर्मन तकनीक खरीदना शुरू किया। BMW G650, R1100, R1150, R1200 और इसी तरह आगे। राजधानी के बाद अन्य बड़े शहरों ने भी अपने मोटरसाइकिल बेड़े में विदेशी तकनीक अपनाई। आजकल पुलिस की मुख्य तकनीक कार है, लेकिन कुछ विभागों में मोटरसाइकिलें भी हैं, ज्यादातर BMW की। साथ ही यामाहा और होंडा भी देखी जा सकती हैं। मोटरसाइकिल संस्कृति और चालकों की संख्या बढ़ने के कारण दो पहिया गश्ती पुलिस को रिटायर करने की कोई योजना नहीं है। पूर्व सोवियत संघ की अन्य गणराज्यों ने भी ऐसा ही रास्ता अपनाया है। यूक्रेन में 90 के दशक और 2000 की शुरुआत में पुलिस सेवा में कीव मोटरसाइकिल कारखाने के नेप्र और एज मोटरसाइकिलें दिखती थीं, लेकिन बाद में विदेशी मोटरसाइकिलों को प्राथमिकता मिली। मोटरसाइकिलों में एस्कॉर्ट मोटरसाइकिलें एक दिलचस्प अध्याय हैं। देश के नेताओं और विदेशी मेहमानों के लिए एस्कॉर्ट कोई सोवियत आविष्कार नहीं है। ये परंपरा कई देशों और समय में आमतौर पर देखी जाती है। आजकल एस्कॉर्ट काफिले में सबसे अधिक संभावना है कि हम भारी भरकम और शानदार BMW तकनीक देखेंगे, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम लंदन में हों, पेरिस में हों या मॉस्को में। हालांकि सोवियत संघ में हालात अलग थे। 60 से 80 के दशक तक पुलिस और GAI आमतौर पर उराल मोटरसाइकिलों पर चलती थी, जबकि विशेष प्रयोजन वाले गैराज में दनेप्र मोटरसाइकिलों को हर बार निकलने से पहले वैक्स से चमकाया जाता था। 61वें साल तक प्रमुख लोगों की एस्कॉर्ट के लिए EM72 उपयोग होता था। 61वें साल से सेवा में कीव के K750 आए और 60 के दशक के अंत में K750M और K750 शामिल हुए। स्वाभाविक है, ये तकनीक यूं कहे तो नागरिक EM72 और K750 से अलग थी। इन्हें अच्छी तरह टेस्ट और एडजस्ट किया जाता था। पुर्जों की गुणवत्ता और पेंटिंग बेहतर थी। पीछे सीट नहीं लगती थी। आगे चालक के लिए विंडशील्ड, सॉफ्ट फार्टुक और टायरों के किनारे सफेद रंग किए जाते थे। समूह में कम से कम एक मोटरसाइकिल को अतिरिक्त हेडलाइट्स और हॉर्न से लैस किया गया था। ये एस्कॉर्ट ग्रुप के कमांडर की मोटरसाइकिल थी, जो हमेशा एस्कॉर्ट किए जा रहे मुख्य वाहन के दाहिने सामने वाले दरवाजे के पास चलती थी। उसी की मोटरसाइकिल पर दाहिने पिछले फेंडर पर एक वॉकी टॉकी भी लगी हुई थी। 70 के दशक में यूक्रेनी सोवियत समाजवादी गणराज्य के राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व ने कीव कारखाने को एस्कॉर्ट 73 मॉडल विकसित करने का काम सौंपा था। ये प्रोजेक्ट फैक्ट्री कर्मचारियों के लिए कठिन था, लेकिन 74 में पूरा हो गया। कीव की ट्रैफिक पुलिस GAI को 25 सिंगल मोटरसाइकिलें दी गईं। बाद में मॉस्को में भी उन पर ध्यान गया। 70 के दशक के अंत तक खेल तकनीक बनाने के दौरान मिले अनुभव के आधार पर एस्कॉर्ट 78 मॉडल विकसित की गई थी। एस्कॉर्ट निप्रे में जो इंजन लगाया गया था, वह क्रॉस मॉडल निप्रे 750S के 01 से आया था। इस फोर्स किए गए इंजन की ताकत करीब 7500 RPM पर 60 हॉर्स पावर थी, लेकिन खास गैराज तकनीक के लिए इसे घटाकर 50 हॉर्स पावर कर दिया गया। यह आंकड़ा इतना था कि मोटरसाइकिल 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सके और इंजन की विश्वसनीयता भी बनी रहे। प्रोटोटाइप दौर में निर्यात के लिए सोचने पर इस मॉडल का नागरिक नाम भी रखा गया था। Dnepr 14-9। एस्कॉर्ट मोटरसाइकिलें निप्र 14-9 गर्मियों में अकेले चलाई जाती थीं, जबकि सर्दियों में इन्हें साइडकार के साथ चलाया जाता था, जो यात्रियों को ले जाने के लिए नहीं, बल्कि खास तौर पर सर्दियों में मोटरसाइकिल की स्थिरता बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था। 80 के दशक के मध्य तक दनेप्र 14-9 EM मॉडल तैयार हो चुकी थी। मोटरसाइकिल का परीक्षण और सुधार 1 साल से ज्यादा चला। 25 तैयार मोटरसाइकिलों की एक खेप मई 1989 में क्रेमलिन गैराज में पहुंची थी। दनेप्र मोटरसाइकिलें 1993 तक एस्कॉर्ट सेवा में थीं। हालांकि सर्दियों में साइडकार के साथ इनका इस्तेमाल 1996 तक होता रहा, जब इन्हें पूरी तरह विदेशी तकनीक से बदल दिया गया। विशेष प्रयोजन गैराज के लिए 80 के दशक में IZH मोटरसाइकिलों के प्रोटोटाइप बने। इनमें पहला था ईज लीडर, जो पूरी तरह प्लास्टिक पैनलों से ढका था। इस पर RD 601 नामक रोटरी 2 सेक्शन इंजन लगाने की योजना थी,
जिसकी क्षमता 613 सीसी और पावर 52 हॉर्स पावर थी। इंजन का विकास तोलियाती के इंजीनियरों द्वारा किया गया और ये वेयाजेट के रोटरी इंजनों के साथ कई हिस्से साझा करता था, जिन्हें विशेष सेवाओं ने कारों में आजमा लिया था। दूसरा, इज वेगा। वेगा को सर्पकोव के VNII मोटोप्रोन द्वारा विकसित रोटरी इंजन से लैस करने के विकल्पों पर विचार किया जा रहा था, साथ ही एक वॉल्यूमेट्रिक V-ट्विन इंजन पर भी, जिसे इजमाश में विकसित किया जा रहा था। और चलने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए एक प्रोटोटाइप पर जल्दी नेपर का इंजन लगाया गया था। ईज 8201 वेगा, जिसमें 2 सेक्शन वाला रोटरी इंजन था, जिसकी क्षमता 736 सीसी थी, वह 87 हॉर्स पावर की ताकत और लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार का दावा कर सकता था। 80 के दशक के अंत के लिए ये अच्छे आंकड़े थे। इस मशीन पर MVD के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेष गैराज ने तुरंत ध्यान दिया। वेगा के निर्माताओं ने रोटरी ईज का सीरियल प्रोडक्शन शुरू करने और इसे अन्य देशों की सुरक्षा एजेंसियों को सप्लाई करने की योजनाएं बनाई थीं। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं था। सोवियत संघ टूट गया और इस परियोजना को छोड़ दिया गया। सोवियत संघ के विघटन और पूंजीवाद की ओर दर्दनाक बदलाव के साथ मोटरसाइकिल उद्योग, जो पहले से ही अग्रणी नहीं था, पूरी तरह से खत्म हो गया और विशेष प्रयोजन वाले गैराज का विदेशी गाड़ियों पर जाना तय था। पिछले 5-6 सालों में इंटरनेट पर समय समय पर ऐसी खबरें हलचल मचाती रही हैं। कलाश्निकोव कंसर्न, जो इजमाश पर आधारित है, कभी प्रोटोटाइप पेश करेगा, कभी इज कार्तेज एस्कॉर्ट मोटरसाइकिल का उत्पादन शुरू करेगा, तो कभी आम नागरिकों के लिए खरीदने योग्य संस्करण लाएगा। सच कहूं तो यह मामला काफी उलझा हुआ है। कार्तेज के बारे में कहा जा रहा है कि यह काफी भारी होगा, अकेले ही करीब 510 किलोग्राम, बिना साइडकार के। इसमें 6 सिलेंडर का ओपोजिट इंजन होगा, जिसमें 150 हॉर्स पावर होगी। क्या यह गोल्डविंग से लिया गया है? इसकी 0 से 100 तक की रफ्तार 3.5 सेकंड में होगी और टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। अब तक ये काफिले में नहीं दिखा है। हाल के वर्षों में प्राथमिकता इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और स्मरलोन को मिली है, जिसमें 190 हॉर्स पावर मोटर है और इसका वजन कार्तेज से थोड़ा कम है। ये तकनीक 2024 के कार्तेज में दिखाई दी थी, लेकिन जानते हैं इसमें दिक्कत क्या है? 25 से 30 मोटरसाइकिलें बनाना और इससे ज्यादा क्रेमलिन गैराज के लिए जरूरी भी नहीं है। यह ना तो मोटरसाइकिल उद्योग का पुनर्जागरण है, ना ही बड़े पैमाने पर सुलभ घरेलू मोटरसाइकिल बनाने की बात। तो फिर चाहे ये 30 औरस हो या 30 BMW, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। इसका देश की अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस अध्याय में मैं यूरोप की पुलिस मोटरसाइकिलों की जानकारी संक्षेप में देना चाहता हूं। जैसा कि आप इतिहास से जानते हैं, यूरोप मोटरसाइकिल निर्माण की जन्मस्थली है। खास तौर पर इस मामले में सबसे अग्रणी देश ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, चेकिया और कुछ हद तक इटली रहे हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में कई कंपनियां मोटरसाइकिल बनाने की कोशिश कर रही थीं। इनमें से कई कंपनियां कुछ दशकों बाद प्रतिस्पर्धा का सामना न कर पाने या अन्य समस्याओं के कारण, जो आगे उत्पादन में बाधा बनी, बंद हो जाएंगी। शुरुआत में पुलिस सेवा में मोटरसाइकिलों के इस्तेमाल के मामले में ब्रिटेन सबसे प्रगतिशील देश था, जहां 1921 में 2 पहिया वाहन कानून व्यवस्था एजेंसियों को दिए गए थे। हालांकि मैं इस संभावना से इनकार नहीं करता कि उस समय से पहले भी कांस्टेबल निजी तौर पर मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते रहे होंगे। अक्सर पुलिस को AGS, BSA, एरियल, मैचलेस, ट्रायम्फ, नॉर्टन जैसी स्थानीय मोटरसाइकिलें मिलती थीं और हर जगह की तरह कानून के रखवाले वाहन की कीमत, उसकी विश्वसनीयता, उसकी गति और उसकी चालाकी पर ध्यान देते थे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम किस दुनिया में हैं। एक तरफ हमारे पास तर्क होगा और दूसरी तरफ किसी के हित होंगे। सरकारी ऑर्डर पाना किसी भी मोटरसाइकिल निर्माता के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। यकीन मानिए, बात सिर्फ ब्रिटेन नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की है। दुनिया भर में दफ्तरों में लिफाफे दिए जाते थे, छुपकर सौदे होते थे और हमेशा अलग अलग लोगों व कंपनियों के हितों की लॉबिंग होती रही है। चलो वापस ब्रिटेन की बात करते हैं। महिला मोटरसाइकिल सवार पुलिसकर्मी का शुरुआती उल्लेखों में से एक भी यहीं से मिलता है। इस अखबार की कटिंग में कई महिलाओं का उल्लेख है। फोटो में महिला, जिनका उपनाम लॉज है, AJS 350 मोटरसाइकिल पर बैठी हैं, साल 1929। इस लेख में मिसेस रोजा एशबी का भी जिक्र है, जो 1928 में महिला पुलिसकर्मी थीं
और महिला पुलिसकर्मी फ्रैंकलिन और बर्न का भी उल्लेख है। इस फोटो में जेनेट ग्रे अपनी एजेएस मोटरसाइकिल पर हैं और उन्हें सुपरिंटेंडेंट शेल्सविल से लिडनी पुलिस स्टेशन में निर्देश मिल रहे हैं। सन 1929। जैसा कि आप देख सकते हैं, 20 के दशक में महिला मोटरसाइकिल चालक सेवा में आम थीं। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले पुलिस ने साइडकार वाली और बिना साइडकार की मोटरसाइकिलें खूब इस्तेमाल की। युद्ध के बाद भी ब्रिटिश साम्राज्य टूट रहा था और लोग 40 के दशक के अंत में कठिन जीवन जी रहे थे। मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, शुरुआत में मैंने कहा था कि देश की आर्थिक स्थिति तकनीक पर निर्भर करती है। अपराध का स्तर भी इसी पर निर्भर है। 40 के दशक के अंत और 50 की शुरुआत में पुलिस को स्टाफ की कमी थी, जिससे पैदल कांस्टेबल बड़े इलाकों में ठीक से गश्त नहीं कर पाए। इकाइयों के मोटरीकरण बढ़ाने का सवाल उठा। अधिकारियों को पता था कि बड़ा इंजन वाली क्लासिक मोटरसाइकिल महंगी होती है, इसलिए उन्होंने ज्यादा साधारण मशीनों पर ध्यान दिया। साधारण गश्त के लिए इटालियन मोटर स्कूटर लैम्ब्रेटा और वेस्पा, साथ ही स्थानीय संयुक्त उत्पादन वाले डगलस वेस्पा मोटर स्कूटर भी काफी अच्छे साबित हुए। जर्मन DKW की हल्की कॉपियां, BSA बैंटम 125 और 150, हल्की ब्रिटिश, फ्रांसिस बार्नेट 125 और वेलोसेट लिटिल इंजन, दिलचस्प आधा स्कूटर आधा मोटरसाइकिल जिसमें छोटा बॉक्सर इंजन था, और भी गंभीर कामों के लिए 600 सीसी एरियल नॉर्टन और BSA ट्रायम्फ थंडरबर्ड सनबीम S8 का इस्तेमाल किया जाता था। 50 के दशक में मोटरसाइकिल तकनीक के लिए खास उपकरण बने और उन पर रेडियो, लाइट व साउंड सिग्नल लगाए जाने लगे। वेलोसेट लिटिल इंजन पर और जानकारी देना जरूरी है। Lancet Little Engine। ये खटारा पहली बार 48वें साल में पेश हुआ और 71वें साल तक कई बदलावों के साथ बनता रहा। लिटिल इंजन अपनी काफी जटिल, नाजुक और महंगी बनावट के बावजूद उसी BSA बैंटम की तुलना में पुलिस में बेहद लोकप्रिय था। ऐसा कह सकते हैं कि ये मॉडल और खुद वेलोसेट कंपनी भी काफी हद तक सरकारी ऑर्डर पर टिकी हुई थी। ऐसा कैसे हो गया? क्या कुछ दीमकों का झुंड आकर सब कुछ बना गया? नहीं बेटा, ये सब घूसखोरों ने तय किया। घूसखोर मेरी तरह। वेलोसेट ELI को नॉड्डी बाइक का उपनाम मिला। ब्रिटेन में पुलिसकर्मियों को, चाहे वे घोड़े या मोटरसाइकिल पर हों, इंस्पेक्टर या उच्च अधिकारी को सलामी देनी होती थी। लेकिन वेलोसेट लिटिल इंजन या किसी भी मोटरसाइकिल चलाते समय एक हाथ हैंडल से हटाना पड़ता था। इसलिए तय हुआ कि सम्मान दिखाने के लिए सिर हिलाकर अभिवादन करें। अंग्रेजी में इसे नोट कहते हैं और उस दौर में ब्रिटेन के मोटरसाइकिल पुलिसकर्मी नोडिस कहलाते थे। 60 के दशक के दूसरे हिस्से में देश में मोटर गाड़ियों की संख्या अचानक बढ़ गई। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और सड़क दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ गई। इसके अलावा कॉफी रेसर, मॉड्स जैसी सब कल्चर भी उभरी थीं। गश्त और रोकथाम के लिए नॉर्टन, ट्रायम्फ और BSA की 650 सीसी व 750 सीसी मोटरसाइकिलें इस्तेमाल होती थीं। हालांकि एल्बियन की मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के दिन अब गिनती के रह गए थे। जापानी कंपनियां बाजार में आकर तकनीक को तेज, ताकतवर और सस्ती बनाती हैं। संकट ने पूरे यूरोप को घेर लिया, कुछ ही ब्रांड बचे रहे। BMW ब्रांड की मोटरसाइकिलें 70 के दशक से कई देशों की पुलिस में शामिल हो गई थीं। ब्रिटेन में 1974 में टेस्ट के बाद पुलिस ने इन्हें अपनाया। यह सफलता थी जिसकी चर्चा मैं जल्द करूंगा। ब्रिटिश कंपनियों में सबसे लंबे समय तक पुलिस को वाहन सप्लाई करने और हालात से जूझने वाली कंपनी नॉर्टन थी। 1969 से 1976 तक पुलिस के लिए वे इंटरपोल मॉडल बनाते हैं, जिसे नागरिक मॉडल कमांडो के आधार पर तैयार किया गया था, जिसमें 750 और 850 सीसी के इंजन लगे थे। उन्हीं वर्षों में कंपनी कभी बंद हो जाती थी, कभी दूसरी कंपनियों के साथ विलय हो जाती थी, तो कभी टूट जाती थी। 70 के दशक के अंत में नॉर्टन ने जर्मन कंपनी हरक्यूलिस की डॉक्यूमेंटेशन और उत्पादन उपकरण खरीदे, जो रोटरी इंजनों पर काम करती थी। नॉर्टन ने रोटर पर दांव लगाया और यह कहानी सोवियत रोटरी इज मोटरसाइकिलों जैसी है। सच तो यह है कि ब्रिटिश लोगों ने कुछ ज्यादा सफलता हासिल की। 84 में रोटरी इंटरपोल 2 की शुरुआत होती है, जिसमें 2 रोटर वाला इंजन है, जिसकी क्षमता 588 सीसी है और ताकत 85 हॉर्स पावर है। बाद में लिक्विड कूलिंग वाली इंटरपोल 2A वर्जन आया और फिर नॉर्टन कमांडर आया। इसे कमांडा मॉडल से भ्रमित न करें।
इस तकनीक के मुख्य ग्राहक पुलिस वाले थे, लेकिन इसका उत्पादन उम्मीद से बहुत कम रहा। 4 साल में सिर्फ 253 यूनिट्स ही बनाई गईं। रोटर बहुत देखभाल मांगता था, भरोसेमंद नहीं था और महंगा था। आखिरकार पुलिस ने पूरी तरह से विदेशी तकनीक जैसे BMW, यामाहा, होंडा आदि को ही प्राथमिकता दी। अब दिवंगत उनकी महारानी एलिजाबेथ उनकी माता द्वितीय के काफिले के कथन के अनुसार उसमें RR 1200 RT बाइकें थीं। Фигурировали мотоциклы BMW R1200 RT. हालांकि जब तक ब्रिटिश मोटरसाइकिल उद्योग जीवित था, एस्कॉर्ट में स्वाभाविक रूप से स्थानीय निर्मित तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। ये भी उतनी ही चमकदार और परफेक्ट होती थीं जैसे एस्कॉर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली निप्र और अन्य कोई भी एस्कॉर्ट मोटरसाइकिलें। अब हम BMW पहुंच गए हैं। इस कहानी की स्क्रिप्ट लिखते वक्त मेरे मन में बार बार ये सवाल आया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बंद होने की कगार पर आई कंपनी ने अपनी मोटरसाइकिलें लगभग 150 देशों की सरकारी एजेंसियों को कैसे बेच दीं, यहां तक कि जापानियों से भी आगे निकल गए। युद्ध के बाद BMW छोटे इंजन वाली सिंगल सिलेंडर मॉडल बनाती रही, लेकिन 50वें साल में फिर मशहूर ट्विन सिलेंडर बॉक्सर मोटरसाइकिल बनाने लगी। साथ ही BMW रेसिंग में हिस्सा ले रही थी और कंपनी के प्रोडक्ट्स अपनी क्वालिटी व भरोसेमंदी के लिए मशहूर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सस्ती छोटे इंजन वाली साधारण मोटरसाइकिलों का बूम आया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए कार खरीदना संभव नहीं था। 50 के दशक में BMW यूरोप की गिनी चुनी कंपनियों में से एक थी जो 500 और 600 सीसी इंजन वाली मशीनें बनाती थीं। उनका मुकाबला सिर्फ ब्रिटिश कंपनियां ट्रायम्फ, BSA और नॉर्टन ही कर सकती थीं। 50 के दशक में बाजारों पर धीरे धीरे कब्जा होने लगा था। इसी समय यूरोप की कई सुरक्षा एजेंसियों ने BMW पर ध्यान दिया। BMW के पास कई फायदे थे: बड़े और दमदार इंजन, शक्तिशाली स्टैंडर्ड जनरेटर जिससे सायरन और वायरलेस रेडियो आसानी से लग जाते थे, अच्छी हैंडलिंग और भरोसेमंद भी था। दूसरी बात, BMW फैक्ट्री में ही मोटरसाइकिलों को पुलिस के लिए जरूरी उपकरणों से लैस किया जाता था, विंडशील्ड, वायरलेस रेडियो, लाइटिंग सिस्टम आदि। तीसरी बात, जर्मन तकनीक ब्रिटिश तकनीक से सस्ती थी, जिससे नॉर्टन और ट्रायम्फ के लिए मुकाबला मुश्किल था। और आखिरी बात, ऐसा लगता है कि BMW कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट्स में रुचि रखती थी, विभागों के रूप में उपभोक्ताओं को सप्लाई की गई तकनीक की सर्विसिंग, स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई और अन्य सुविधाएं देने का ऑफर करती थी। ये रहा आपके लिए एक दिलचस्प तथ्य। BMW ने पुलिसकर्मियों को अपनी मोटरसाइकिल चलाने की ट्रेनिंग के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। ये ग्राहकों को बनाए रखने व बिक्री बढ़ाने के तार्किक तरीके हैं। सबसे पहली BMW में से एक जो पुलिस विभागों में आई, मॉडल R50 बाइटो थी। 26 हॉर्स पावर और अधिकतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा। उस दौर की पुलिस मोटरसाइकिल के लिए ये शानदार आंकड़े थे। 60 के दशक के मध्य तक कंपनी एक संकट का सामना कर रही थी। मोटरसाइकिलों की मांग गिर गई थी। यूरोपीय लोग समृद्ध हो गए थे और तेजी से कारों की ओर बढ़ रहे थे। क्वांट परिवार की वित्तीय मदद और साहसी फैसलों की वजह से BMW यूरोपीय मोटरसाइकिल उद्योग के संकट से उभर गया। इस तरह इन मोटरसाइकिलों को आंतरिक मामलों की एजेंसियां खरीदने लगती हैं और बाजार अमेरिका, ब्रिटेन आदि में फैलता है। और भले ही जापानियों ने ज्यादातर क्षेत्रों में दूसरी मोटरसाइकिल कंपनियों को पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन पुलिस को मोटरसाइकिल सप्लाई करने में BMW को हटाना अब नामुमकिन था। CB को सारे एक्सेसरीज से लैस कर दो और ये है फैक्ट्री से तैयार मशीन। सोच समझकर बनाई नीति के कारण BMW आज भी पुलिस मोटरसाइकिल सप्लाई में लीडर है। करीब 13-14 साल पहले 1 लाख मोटरसाइकिलों की संख्या बताई गई थी। BMW ने कई देशों की कानून एजेंसियों को सप्लाई की है और अब ये संख्या और बढ़ गई है। कुछ लोगों ने जर्मन कंपनियों के इस दबदबे का विरोध किया था। उदाहरण के लिए गर्विले फ्रांसीसी, जिनका मोटरसाइकिल इतिहास समृद्ध था, 70 के दशक तक सिर्फ स्कूटरों तक सीमित रह गए। वहां के उद्योग मंत्रालय ने अन्य बड़े अधिकारियों के साथ 70 के दशक के अंत में तय किया कि बड़ी असली मोटरसाइकिलों का उत्पादन फिर से शुरू किया जाए। एक प्रतियोगिता में लुई बोक्कार्दो, डोमिनिक फावारियो और थियोरी ग्रांजा की परियोजना विजेता रही। ये तिकड़ी एक बड़ी टूरिस्ट मोटरसाइकिल बनाना चाहती थी जो पुलिस सेवा के लिए भी उपयुक्त थी और इसमें सिट्रोएन कार का इंजन था। कार के इंजन से विकास में समय और पैसे की बचत हुई।
साथ ही भविष्य में मोटरसाइकिल की सर्विसिंग व मरम्मत आसान हो गई। इसी तरह BFG 1300 का जन्म हुआ। शुरुआत में कंपनी को समर्थन चाहिए था, इसलिए BFG 1300 के निर्माताओं ने स्थानीय जनडरमेरी बल के साथ मोटरसाइकिल की आपूर्ति का अनुबंध करने की योजना बनाई। यह एक निश्चित उत्पादन स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकता था, जिससे कीमत को प्रतिस्पर्धियों के स्तर पर अनुकूलित किया जा सकता था। तब निजी लोग भी देशी मोटरसाइकिलें को खुशी-खुशी खरीदते। BFG ने सफलतापूर्वक परीक्षण पास किए, सेवा में शामिल करने के लिए सिफारिश की गई और विभिन्न परेडों में तथा प्रमुख व्यक्तियों की एस्कॉर्ट तकनीक के रूप में सक्रिय रूप से दिखाया गया। लेकिन ऊंचे पदों पर बैठे जिन लोगों ने देशी निर्माता का समर्थन करने का वादा किया था, वे अपने वादों से मुकर गए और कुछ ही सालों में BFG 1300 का उत्पादन पूरी तरह बंद हो गया। लुई बोकार्डो 1300 के बाद 2 और परियोजनाओं से जुड़े थे। मोटो फ्रांसेज 650, जो हमारे ड्नेपर और उराल मोटरसाइकिलों के समान था, और बोकार्डा एरा। दोनों परियोजनाएं ऑटोमोबाइल पावर यूनिट से बनी थीं और नागरिकों के साथ-साथ पुलिस को भी आपूर्ति करने की योजना थी। लेकिन वहां से सब अनदेखा किया गया। पहले प्रोजेक्ट के साथ एक जासूसी कहानी जुड़ी है और कुछ राजनेताओं की तरफ से साफ तौर पर तोड़फोड़ की गई थी। मेरे चैनल पर तीनों फ्रेंच मोटरसाइकिलों की अलग-अलग कहानियां हैं, जिन्हें आप विस्तार से देख सकते हैं। आखिरकार फ्रेंच जेंडरमेरी के मोटो पेट्रोल किस पर चलते हैं? सही जवाब है BMW पर। अध्याय के अंत में मैं एक अनोखे यूरोपीय देश इटली के बारे में बताऊंगा। इटालियन मोटरसाइकिल उद्योग का इतिहास रोचक है और वहां के कानून के रखवालों ने जल्दी ही मोटरसाइकिलें अपनाई। यकीनन आपने वही वीडियो देखा होगा जिसके दृश्य आप देख रहे हैं। और हाँ, ये इटली में ही है। सन 1935 रोम में पुलिस की परेड। इन लोगों की तकनीक पर पकड़ वाकई कमाल की है। 500 सीसी सिंगल सिलेंडर मोटो गुजी मोटरसाइकिलें, जिनमें क्षैतिज सिलेंडर था, लंबे समय तक सेवा में रहीं। यह सिलसिला 60 के दशक तक चला। तकनीक अच्छी थी, लेकिन तब तक इटली तरक्की कर चुका था। सड़कों पर गाड़ियां और उनकी रफ्तार बढ़ गई थी और पुराने अच्छे 500 सीसी अब कम असरदार हो गए थे। मोटो गुजी उन दिनों BMW की तरह बिक्री में गिरावट की समस्या का कोई संभावित हल जल्दी से ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कंपनी के लिए पुलिस को मोटरसाइकिलों की आपूर्ति जारी रखना फायदेमंद था, क्योंकि इससे कई सालों तक पक्की कमाई होती। कुछ नया बनाना जरूरी था। इंजीनियर मोटो गुज्जी जूलियो चेजारे कारखाना ने 60 के दशक की शुरुआत में एक नए समय के अनुसार मोटरसाइकिल के लिए बड़ा 2 सिलेंडर इंजन डिजाइन किया। शुरुआत में उन्होंने इंजन की क्षमता 500 सीसी के आसपास रखने की योजना बनाई थी, लेकिन वे 750 सीसी की क्षमता के साथ भी प्रयोग कर रहे थे, जो कि अल्पाइन सेना के लिए 3 पहियों वाले अनोखे ट्राइसाइकिल मुला मैकानिका के लिए थी, जिसमें 3 बाई 3 पहियों की व्यवस्था थी। वैसे ये ट्राइसाइकिल अपनी जटिलता और महंगेपन के कारण सफल नहीं हो सका। अंततः 90 डिग्री वी ट्विन इंजन बना, जो बाद में किंवदंती बना और मोटो गुजी की फ्रेम में अनुदैर्ध्य रूप से लगा। इसी दौरान इटली की ट्रैफिक पुलिस के लिए मोटरसाइकिलों की खरीद हेतु एक मंत्रालयी टेंडर घोषित किया गया। विजेता वही मोटरसाइकिल बनती जो बिना इंजन के ओवरहाल के 1 लाख किलोमीटर चल सके और जिसका रखरखाव खर्च सबसे कम हो। यह नया कारकानो इंजन मोटरसाइकिल में लगाने का एक आदर्श मौका था। 1964 में मोटो गुजी V7 मॉडल लॉन्च हुआ। इस नवोन्मेषी परियोजना ने ऑटोमोबाइल मानकों की विश्वसनीयता को बेजोड़ आराम के स्तर के साथ जोड़ा, जिससे विदेशी पुलिस, खासकर अमेरिका की भी रुचि बढ़ी। V7 इंजन की क्षमता 703 घन सेंटीमीटर थी और ये अधिकतम 40 हॉर्स पावर की शक्ति उत्पन्न करता था। ये मशीन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक जा सकती थी। पुलिस और विदेशी बाजारों के लिए इसका उत्पादन 1966 में शुरू हुआ और अगले साल V7 आम लोगों के लिए भी अच्छी कीमत पर उपलब्ध हो गया, 7,25,000 लिरा, जो जर्मन और ब्रिटिश प्रतिस्पर्धियों की तुलना में काफी सस्ता था। मोटो गुज्जी की कम कीमत उसकी मुख्य खासियत थी। उन सालों में मोटो गुज्जी अकेली इतालवी कंपनी नहीं थी जो बड़े तकनीकी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट पाने की कोशिश कर रही थी। दरअसल लगभग सभी ने किस्मत आजमाई थी। डुकाटी और उनके डीलर अमेरिका में हल्की मोटरसाइकिलों की बिक्री घटने के बावजूद सबसे आगे रहना चाहते थे। 1959 में डुकाटी के अमेरिकी वितरक बर्लिनर मोटर कॉरपोरेशन ने सुझाव दिया
कि वे अमेरिकी बाजार में जोरदार एंट्री करें, हार्ले के प्रतिद्वंदी बने और पुलिस विभागों से अनुबंध लें। ऐसा करने के लिए एक असली मसल बाइक बनाना जरूरी था। बर्लिनर ने इतना आगे बढ़कर 2 हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलें इटली भेज दीं। उदाहरण, एक डुकाटी, दूसरा मोटो गुज्जी के लिए। मतलब, दोस्तों कुछ ऐसा ही बनाओ और हमारी बिक्री जबरदस्त होगी। तो डुकाटी कोई जापानी कंपनी नहीं, हार्ले डेविडसन की पहली नकल करने वाली कंपनी थी। 61 में बर्लिनर ने कुछ खर्चा उठाया और 63 तक डुकाटी 1260 अपोलो का प्रोटोटाइप तैयार हो गया था। उन्होंने ऐसा नाम चुना जो नासा के मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम जैसा था। 60 के दशक में ये अमेरिका में सबसे लोकप्रिय नाम था। और हाँ, 1260 इंजन का V4 वर्किंग वॉल्यूम है। शुरुआत में इस विशाल इंजन की ताकत 100 हॉर्स पावर थी और ये मोटरसाइकिल को 190 किमी पर घंटा तक ले जा सकता था। तुलना करें तो उन सालों का हार्ले करीब 50 हॉर्स पावर देता था। हालांकि जल्दी ही ये साफ हो गया कि यहां तक कि खास तौर पर बनाई गई टायर भी इंजन की ताकत नहीं झेल पाते। ताकत को 80 हॉर्स पावर तक घटाया गया, लेकिन टायर फिर भी जल्दी घिस जाते थे। इसे 65 हॉर्स पावर तक घटाया गया और आखिरकार स्वीकार्य घिसावट हासिल की जा सकी। लेकिन इसका मतलब था कि अब डुकाटी को BMW से मुकाबला करना पड़ेगा। अपोलो नवंबर 1964 में लंदन की अर्ल्स कोर्ट मोटरसाइकिल प्रदर्शनी में पेश हुआ और खूब दिलचस्पी बटोरी। बर्लिनर अमेरिकी पुलिस को मशीनें सप्लाई करने की योजना बना रहा था, ब्रोशर और विज्ञापन पोस्टर छपवा रहा था। अमेरिकी बाजार में इसकी कीमत $1,500 तय थी और डुकाटी के पास एक मौका था। लेकिन इतालवी सरकार, जो डुकाटी को सब्सिडी दे रही थी, ने फैसला किया कि सीमित बाजार उत्पादन पर खर्च सही नहीं है और परियोजना के लिए वित्त पोषण बंद कर दिया। कुछ साल बाद बर्लिनर मोटो गुज्जी V7 देखेंगे। इस मोटरसाइकिल के साथ सब ठीक होगा। यह एक दिलचस्प कहानी है। बाद में इटली पुलिस सेवा में जापानी बिग 4, BMW, मोटो गुज्जी, डुकाटी, MV अगुस्ता की तकनीक दिखती है। आजकल यूरोपीय देशों में पुलिस सेवा में BMW मोटरसाइकिलों का बोलबाला है। साथ ही यामाहा की भी कुछ मॉडलें मौजूद हैं, जिसमें FJR 1300 मॉडल बहुत आम है। होंडा की फ्लैगशिप पुलिस मॉडल ST 1300 भी है। सेवा में और क्या देख सकते हैं, ये उद्देश्य पर निर्भर करता है। साधारण स्कूटर जैसे एस्टोनिया या फ्रांस की पुलिस के, और तेज स्पोर्ट्स बाइक जो नियम तोड़ने वालों को रोकने के काम आते हैं, जैसे BMW S1000 RR ब्रिटेन में या कावासाकी H2 फिनलैंड में। H2 Финляндия. इस अंतिम अध्याय में मैं सभी देशों का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन जापान को खास तौर पर शामिल करना चाहता हूं। और फिर हम दुनिया के कुछ और क्षेत्रों पर भी नजर डालेंगे। चीन, भारत, लैटिन अमेरिका का जिक्र करेंगे और शायद कुछ और दिलचस्प तथ्यों का भी उल्लेख करेंगे। तो जापान। यह एक आम तथ्य है कि जापान का मोटरसाइकिल निर्माण शुरुआत में दूसरे देशों की उपलब्धियों पर आधारित था और कई शुरुआती मोटरसाइकिलें विदेशी मॉडलों की नकल थीं। दूसरे विश्व युद्ध से पहले जापान में खुद के बनाए गए मोटरसाइकिलों का उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में होता था और उगते सूरज के देश की सड़कों पर चलने वाले ज्यादातर दोपहिया वाहन विदेशी ही थे। और उस समय ज्यादातर सभी वाहन किसी न किसी संगठन, चाहे वह सरकारी हो या व्यावसायिक, की सेवा में अपने कार्य करते थे। जापान में पुलिस की सेवा में मोटरसाइकिल पहली बार 1918 में आई थी। 1920 के दशक में मोटरसाइकिलें प्रिंस हिरोहितो के काफिले की एस्कॉर्ट में थीं। ये रही वो तस्वीर जो 1926 की है और इसका प्रमाण है। साइडकार वाला मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन है, मॉडल J। 20 के दशक में जापान ऑस्ट्रेलिया के बाद हार्ले मोटरसाइकिलों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक था। इस समय अमेरिकी तकनीक भारत को भी भेजी जाती थी। हेंडरसन, ब्रिटिश AJS, ट्रायम्फ, मैचलेस, नॉर्टन, डगलस, ब्राउ सुपीरियर और वेलासेट, बेल्जियन सारोलेया और FN, साथ ही हुस्क्वर्ना, मोटो गुज्जी, NSU और BMW। और इन तकनीकों में से कुछ निश्चित रूप से पुलिस में सेवा करती थीं। मुख्य रूप से सबसे आम हार्ले डेविडसन। ऐसी एक मोटरसाइकिल कंपनी थी मेगुरो,
जो बाद में कावासाकी के साथ मिल जाएगी। 30 के दशक की शुरुआत में वहां 500 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन बनना शुरू हुआ, जो शायद BSA की कॉपी था। और 1937 में पहला सीरियल मोटरसाइकिल मेगुरो Z97 पेश किया गया। 500 सीसी का इंजन 11 हॉर्स पावर देता था और मेगुरो मोटरसाइकिल 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती थी। 1939 में इसे टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग की सेवा के लिए स्वीकार कर लिया गया था। उस समय Z97 जापान में बड़े इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों में अग्रणी था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मोटरसाइकिल निर्माण में लगभग 150 कंपनियां सक्रिय थीं। 60 के दशक तक ज्यादातर दिवालिया हो जाएंगी, बस बड़ी चौकड़ी ही बच पाएगी। ये अधिकतर छोटी क्षमता की मोटरसाइकिलें थीं और 50 के दशक में मेगुरो अपनी अग्रणी स्थिति छोड़ने को तैयार नहीं था। 55 में कंपनी की पहली 2 सिलेंडर मॉडल T1 के नाम से पेश की गई थी। उस समय यह सबसे शक्तिशाली जापानी मोटरसाइकिल थी। इल लाइन 4 स्ट्रोक ट्विन, जिसकी क्षमता 650 सीसी और पावर 29.5 हॉर्स पावर थी, ट्रायम्फ इंजन की कॉपी थी। T1 मुख्य रूप से पुलिस के लिए बनाया गया था। एक साल बाद 500 सीसी की उन्नत वर्शन मॉडल Z7 आई, जो कानून के रखवालों को भी बहुत पसंद आई। 50 के दशक के अंत तक मेगुरो को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी हल्की मोटरसाइकिलों की सीरीज असफल रही, जो प्रतिस्पर्धियों की तुलना में महंगी साबित हुई। 60 के दशक में उन्हें कावासाकी कंपनी में शामिल किया गया। दुनिया भर की तरह जापान की सुरक्षा एजेंसियां भी बड़े, दमदार और भरोसेमंद मोटरसाइकिलों पर ध्यान देती थीं, खासकर कावासाकी की W सीरीज की मोटरसाइकिलों पर। बाद में जापान की कानून प्रवर्तन एजेंसियां अपनी जरूरतों के अनुसार तकनीक चुनने लगीं। सबसे लोकप्रिय सेवा में होंडा CB 750F रही 80 और 90 के शुरुआती दशक में, और बाद में VFR 800P, जो 90 के दशक से लेकर आज तक इस्तेमाल हो रही है। चीन में मोटरसाइकिल उद्योग की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, जब सोवियत संघ ने M72 की कॉपी बनाने में मदद की थी। इस ब्रांड का नाम चांगजियांग है, जो आज भी है। 60 के दशक में शंघाई में डोंगहाई 750 साइडकार मोटरसाइकिल बनी, जिसमें ट्रायम्फ पावर यूनिट की कॉपी इंजन था। यह तकनीक सेना के लिए बनी थी, पर हो सकता है कुछ हद तक पुलिस ने भी इसका उपयोग किया हो। समय के साथ चीन जनवादी गणराज्य हर चीज के उत्पादन की वैश्विक फैक्ट्री बन गया, जिसमें मोटरसाइकिलें भी थीं। कंपनियों की संख्या कई गुना बढ़ी। आज चीनी पुलिस बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलों का उपयोग करती है। स्कूटरों और हल्के 125 सीसी और 250 सीसी मोटरसाइकिलों से लेकर प्रमुख और भारी मशीनों तक। CF मोटो 1250 J 140 हॉर्स पावर V-ट्विन इंजन वाला बाइक KTM के साथ मिलकर बनाई गई है और पुलिस के लिए टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में पेश की जाती है। वैसे उत्तर कोरिया में भी ड्यूटी पर छोटी क्षमता वाली चीनी मोटरसाइकिलें इस्तेमाल की जाती हैं। भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल बाजार। 2017 में इस मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया था। अभी वहां लगभग 40 मिलियन मोटरसाइकिलें चल रही हैं। भारत में पुलिस के 2 पहिया वाहनों की विविधता बहुत अधिक है और वहां गर्म जलवायु, उपयोग में आसानी और सस्तेपन के कारण इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। पुलिस सेवा में मिलने वाली सबसे गंभीर मोटरसाइकिल है हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750। कोलकाता और गुजरात पुलिस इनका इस्तेमाल सिर्फ खास मामलों में करती है, सामान्य गश्त में नहीं। होंडा की तकनीक भी देखने को मिलती है, जैसे CBR 250R, और भारत में सबसे लोकप्रिय स्कूटर होंडा एक्टिवा महिला पेट्रोलिंग दस्तों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। बाकी की तकनीक स्थानीय ब्रांडों द्वारा प्रस्तुत की जाती है, TVS, बजाज, हीरो और रॉयल एनफील्ड। लैटिन अमेरिका में 20वीं सदी के मध्य में हार्ले बहुत लोकप्रिय थे। बाद में BMW और जापानी ब्रांडों की तकनीक भी आम हो गई। हालांकि ब्राजील में अमेजोनास मोटरसाइकिल के साथ एक बहुत ही दिलचस्प मामला हुआ था। अमेजोनास 1600 यह दिखाता है कि साओ पाउलो के 2 लड़के हार्ले जैसी मोटरसाइकिल चलाना चाहते थे, लेकिन उनके पास अमेरिका की मोटरसाइकिलें खरीदने के पैसे नहीं थे। लुइस गोमी और होसे बेस्टोना ने तय किया कि वे ब्राजील में उपलब्ध चीजों से अपनी मोटरसाइकिल बनाएंगे। इंजन के लिए उन्होंने फॉक्सवैगन बीटल का पावर यूनिट लिया और बाकी सामान स्थानीय कबाड़खाने से जुटाया। उनकी कोशिशें 2 कबाड़ गाड़ियों तक सीमित थीं, लेकिन एक निवेशक ने सुझाव दिया कि इस तकनीक में ब्राजीलियाई पुलिस की रुचि जगाई जाए और पैसे भी कमाए जाएं। वैसे भी
पुलिस में 30 और 40 के दशक में आए हार्ले मोटरसाइकिलों की हालत ज्यादातर बहुत खराब थी। आंतरिक विभाग के अधिकारियों को यह आइडिया पसंद आया और 1978 से 1986 के बीच पुलिस को लगभग 300 अमेजोनास मोटरसाइकिलें दी गईं। लेकिन बाद में कंपनी को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा और उत्पादन बंद हो गया और विभाग पूरी तरह से विदेशी तकनीक पर निर्भर हो गए। मैंने देखा था कि 2010 के दशक में रियो डी जनेरियो की फावेला की सकरी पहाड़ी गलियों में पीछा करने के लिए यामाहा XT 660R मोटरसाइकिलें इस्तेमाल होती थीं। मैंने खास तौर पर इसी मोटरसाइकिल पर ध्यान क्यों दिया? वजह सीधी है। 2016 से 2022 तक मैं खुद इस मशीन का मालिक था। हालांकि एक्स मोटार्ड वर्जन में कई देशों में जहां मोटरसाइकिल बनती नहीं थी, वहां पुलिस में हार्ले, BMW और जापानी मोटरसाइकिलें दिखती थीं और मॉडल और इंजन की क्षमता का चुनाव उन कामों पर निर्भर करता था जिन्हें पूरा करना होता था। दोस्तों, मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। थोड़े से ज्यादा 1 घंटे में हमने आपके साथ अलग अलग देशों की पुलिस में मोटरसाइकिलों के इस्तेमाल के इतिहास के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। स्वाभाविक है, ये सब कुछ नहीं है और अगर चाहें तो और भी कई रोचक तथ्य, दिलचस्प कहानियां और कम ज्ञात तकनीकी मॉडल खोजे जा सकते हैं। मेरे अनुसार सामान्य समझ के लिए यह जानकारी पर्याप्त है। आशा करता हूं कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप जानते हैं कि मेरे कठिन परिश्रम का समर्थन कैसे करना है। इस कहानी को अपने जानने वालों और दोस्तों के साथ साझा करें, एक टिप्पणी लिखें और अगर आपने अब तक नहीं किया है तो नए एपिसोड मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो कमेंट्स में पिन किए गए विवरण के जरिए आर्थिक रूप से मेरे काम का समर्थन कर सकते हैं। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे चैनल क्रॉस मोटो। फिर मिलेंगे।